मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। देखो, लेक्चर के बाद नोट्स ऐसे बनाया करो। देखो, पूरा ये ब्लड का जो है नोट्स एक आधे पेज में तैयार हो जाएगा। रिवाइज करने में जो है दिक्कत नहीं होती। जब यहाँ समझ लोगे तो बस खाली पॉइंट लिखना रहता नोट्स में, जिससे कि बस एक बार नज़र मारा याद हो जाएगा। तो ऐसे नोट्स मैं तो खैर दे देता हूँ 2-3 पेज का नोट्स, लेकिन उसको शॉर्ट में ऐसे किया करो। पूरे नोट्स को शॉर्ट में ऐसे बनाया करो, जिससे कि रिवाइज करने में दिक्कत ना हुआ करे। तो हम लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। रक्त क्या मतलब, परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। परिसंचरण तंत्र में हम लोगों ने जो है पूरा परिसंचरण तंत्र के सिस्टम को देख लिया था, किस तरीके से जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। और उसमें हार्ट के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने हृदय के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हमारा जो है टॉपिक है ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, जो कि एक हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये भी जो कि ये भी जो है सेल्स से बने हैं, ठीक है। और सेल्स फिर इससे ही ऊतक बन जाते हैं। तो ये तरल है। ये किस रूप में है? तरल रूप में है। तो तरल रूप में है। और मैंने बताया था ऊतक के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। तो इसमें से 4 ऊतक के 4 प्रकार। इसमें से एक ऊतक और संयोजी ऊतक था। तो कनेक्टिंग करता था, जो शरीर के अंगों को क्या करता था? कनेक्ट करता था। तो ब्लड हमारा क्या करता है? कनेक्ट ही करता है। एक शरीर के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करते हुए चलता है। तो इसीलिए ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और संयोजी में भी किस प्रकार का है? तरल है, ठीक है। जैसे लिगामेंट भी जोड़ने का काम करता है, हमने पढ़ाया था। तो लिगामेंट ठोस पदार्थ को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लड क्या है? तरल है। तरल अवस्था में तो तरल संयोजी ऊतक है। और ये कोलाइड होता है। ये कैसा? एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड हमारा क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। तो कभी प्रश्न आ जाता है, ब्लड जो है, ब्लड का नेचर क्या है? कोलाइड है, ठीक। और कोलाइड में भी, कोलाइड क्या होता है? वैसे फिजिक्स में इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन कोलाइड का मतलब ये होता है किसी द्रव को अगर छानोगे तो छन्नी में जो है पूरा न छन करके थोड़ा बहुत ऊपर रह जाता है, लिवर या कुछ भी भाग, तो उसी वो कोलाइड की अवस्था होती है। ये पहचानने की बात ऐसे कह रहा हूँ। जैसे दूध छान रहे हो तो मक्खन रह जाता है ऊपर, पूरा दूध कहाँ छनता है? तो ये प्राकृतिक कोलाइड की अवस्थाएं होती हैं। इसको फिजिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक। और इसके अलावा जो है इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब बताओ, मैंने जब पीएच मान बताया था इसके बारे में कि 7 क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो 7.4 है तो ब्लड हमारा क्या है? क्षारीय है। ब्लड हमारा अल्कलाइन है, क्षारीय है, बेस है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड कभी कभी हम लोग जो है बचपन में क्या करते हैं, जो है जब कभी उंगली में चोट लग गई, कहीं ब्लड निकलने लगा, कट गया, तो मुंह में दबा लेते थे। तो उसका स्वाद कैसा लगता था? नमकीन। क्षारीय इसीलिए नमकीन स्वाद लगता था, ठीक है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ये प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, जनरल परीक्षाओं में आ जाते हैं कि रक्त का हमारा पीएच मान कितना होता है? 7.4 याद रखना है, 7.4। इसीलिए ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। स्वभाव का कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड हमारा कहाँ निर्मित होता है? तो मोस्टली जो हमने बताया था, जब हड्डी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था हमारे शरीर की जो मोटी हड्डियाँ, बड़ी हड्डियाँ होती हैं, उनके जो है बीच में खोखलापन होता है, ठीक। तो उस बीच के खोखलेपन में जो है वहीं पर बोन मैरो उसको बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो उस अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि में। जैसे हमारा हाथ हो गया, फीमर की हड्डी हो गई, इन सब हड्डियों में जगह मिल जाता है, अंदर जगह रहता है, और उसमें जो है अस्थि मज्जा भरा रहता है। उसी में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। जो मांसाहारी होंगे, मुर्गे का जो है हड्डी चूसे होंगे, तो हड्डियों में जो है मज्जा उसमें रहता है। तो अस्थि मज्जा जो है उसी में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है ब्लड। और लेकिन जो बच्चा है, बच्चे में तो हड्डियाँ नहीं इतनी जल्दी बन पाती। जो अंदर है, भ्रूण है, जो है माँ के गर्भ में जब तक बच्चा है, चाहे 9 महीने का हो गया है, चाहे 8 महीने का, तब तक वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रॉय कहलाता है, ठीक। तो भ्रूण में जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। अब प्रश्न आ गया यहाँ पर, और उसमें नहीं दिया है बोन मैरो,
कह रहा है रक्त कहाँ निर्मित होता है, तो पूछने वाला क्या पूछ रहा है, भ्रूण के बारे में पूछ रहा है। मतलब बोन मैरो के अलावा, अस्थि मज्जा के अलावा और सब चीज़ दे दिया, उसमें एक लीवर भी दे दिया, तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसमें तो बोन मैरो है ही नहीं। तो वो पूछना चाहता है किसके बारे में, भ्रूण के बारे में। तो है तो लीवर से निर्मित तो होता ही है, तो लीवर में भी निर्माण होता है ब्लड का, लेकिन किसका होता है, भ्रूण का। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। और इसके अलावा अब निर्मित हो गए हमारे एक औसत व्यक्ति के अंदर, मतलब एक व्यक्ति के अंदर औसत ब्लड कितना होता है, लगभग 5 से 5.5 व्यक्ति के मतलब पुरुष के अंदर, और 5 जो है महिला के अंदर। लेकिन ये मतलब एक्यूरेट फार्मूला नहीं है। वैसे ही कहा जाता है कि व्यक्ति के वजन का 7% ब्लड होता है। अगर व्यक्ति जो है 70 किलो का है तो कितना हो जाएगा, लगभग 6.4 लीटर के आसपास ब्लड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक, तो एक औसत माना जाता है 5.5। लेकिन भार के वेट के आधार पे, भाई बहुत हैवी हो गया, 100 किलो का हो गया, तो उसका काम 5.5 लीटर से नहीं चलेगा। उसको तो चाहिए जो है 7-8 लीटर ब्लड चाहिए शरीर में, तभी तो पूरे शरीर को ब्लड जो है ले जा करके और उसके पोषक तत्वों को पहुँचाएगा। अगर कम होगा तो फिर पता चलेगा बीमार ही रहेगा, निपट जाएगा, वजन कम वैसे ही हो जाएगा फिर अपने आप ही। ठीक, तो इस तरीके से जो है मतलब वजन का 7% क्या होता है, रक्त होता है व्यक्ति के शरीर में। और लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5.5% पुरुषों में एक औसत मानक है और 5% महिलाओं में। और ब्लड का रक्त का रंग लाल होता है, रेड होता है। तो रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक, लोहा जो कि आपने देखा होगा, लोहे का वैसे नेचर होता है, मतलब डार्क चॉकलेटी कलर का। तो ब्लड भी उसी की वजह से, लोहा पाए जाने की वजह से क्या हो जाता है, हाँ, लाल हो जाता है। इसीलिए ब्लड कैसा होता है, लाल होता है। और महिलाओं में रक्त कम होता है, इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। तो पुरुष में हीमोग्लोबिन 14 होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और महिलाओं में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक, तो महिलाओं में कम होता है और लोहा महिलाओं में कम होता है, तो इसीलिए महिलाएं के हाथ पैर सब क्या होते हैं, नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक, तो लेकिन पुरुष जो है सख्त होता है, इसी वजह से, क्योंकि लोहे की मात्रा पुरुष में ज़्यादा होती है। ठीक, और इसके अलावा जो है ये जो रक्त का परिसंचरण है, ये तो पूरा तंत्र हमने पढ़ा दिया था। इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। यहाँ से भी कई प्रश्न बन जाते हैं। और ब्लड बनने के बाद में सोचते हो कि ब्लड कहीं जो है भरा रहता है क्या इकट्ठा, तो एक जगह वैसे इसका स्टोरेज है, लेकिन ये पूरी इकट्ठा भी हमारे उदर गुहा में, हमारे स्टोमक में, जो पेट है, जो अंदर वाला भाग है, जिसको हम लोग स्टोमक पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहीं पर स्टोमक में ही एक स्प्लीन जो प्लीहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लीहा। स्प्लीन कहते हैं अंग्रेजी में, और तिल्ली भी कहते हैं उसको। स्प्लीन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं प्लीहा। ठीक, और या तिल्ली भी कहते हैं। ठीक, तो ये तिल्ली में या स्प्लीन में स्टोर रहता है। ठीक, कहाँ, तो रक्त का स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। निर्माण कहाँ हुआ, बोन मैरो में निर्मित हो गया, फिर रक्त वहाँ से जो है चला जाएगा कहाँ, स्प्लीन में। स्प्लीन में तो वहाँ स्टोर होता है। तो स्टोर, अब ऐसा तो है नहीं कि सारा 5 लीटर वहीं भरा रहेगा। भाई 5 लीटर का तुम्हारे पेट में खाना भी नहीं आएगा, पानी भी पी लोगे तो उतना नहीं आएगा, लेकिन वो स्टोरेज होता है, कुछ समय के लिए वहाँ स्टोर होता है, फिर वहाँ से जो है परिवहन होता रहता है। जैसे ये होता है ना, क्या बस अड्डा होता है। अब बस पे मान लो किसी बस अड्डे से चल रही 100 बसें, और बस अड्डा की क्षमता इकट्ठा सारी बसें खड़ी हो जाएंगी, तो क्या वहाँ सब जो है भर पाएंगी, नहीं भर पाएंगी। तो बस अड्डा का काम क्या है कि आया, सवारी भरा और लेके चल दिया, फिर दूसरा बस आया। तो ऐसे ही स्प्लीन हमारा है, कुछ समय के लिए ब्लड वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ थोड़ा सा आराम करेगा, फिर इसको जो है हार्ट पंप करके बुला लेगा कहाँ, अपने पास, और कहेगा अब जाओ तुम हृदय के वहाँ लंग्स पास। कहाँ जाओ, लंग्स पास जाओ, अपना ऑक्सीजन लेकर के आओ। तो वहाँ से ऑक्सीजन लेकर आएगा, फिर कहेगा आप सबको हम भेज रहे हैं। तो यही संचरण होता है। तो ऐसे ही जो है स्प्लीन में इकट्ठा रहता है। इसीलिए शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन को। ब्लड बैंक शरीर के किस अंग को कहा जाएगा, स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को, ब्लड बैंक। ठीक, तो हमारा शरीर का जो है ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा। ठीक, और इसके अलावा जो है ये हो गया। और इसके अलावा जो है हमारे शरीर में रक्त, ऐसा तो है नहीं कि रक्त का एक जो है, इसमें जो रक्त में जो आरबीसी होता है महत्वपूर्ण तत्व है। तो आरबीसी 120 दिन तक ही जीवित रहता है, सबसे अधिकतम समय तक 120, इसका जीवन काल 120, फिर ये मर जाता है। और इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसके अंदर लाइसोसोम काम क्या करता है, मरे हुए चीज़ों को खाना। मैंने बताया था ना, सेल पढ़ा रहे थे,
तो लाइसोसोम इसे पाया नहीं जाता है, तो फिर ये अगर खाएगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, तो स्प्लीन में इकट्ठा होता रहता है। कहाँ इकट्ठा होता है? स्प्लीन में। तो इसीलिए स्प्लीन को कब्रगाह भी कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह। यानी कब्र कहाँ है, रक्त का कब्र कहाँ है, जहाँ दफन हो रहे हैं। कहाँ पे दफन हो रहे हैं? स्प्लीन में, तिल्ली में, प्लीहा में। तो इसीलिए स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को जो है रक्त का कब्रगाह, यानी दोनों तरीके के रक्त वहाँ इकट्ठा होते हैं, जीवित भी और मृत भी। जीवित इकट्ठा होते हैं तो ब्लड बैंक कहा जाता है, मरे इकट्ठा होते हैं तो कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लीन जो है 2 रोल अदा करता है। और इसके अलावा अगर ब्लड की कार्य की बात करें, ब्लड कौन कौन से कार्य करता है, इसके वर्क क्या है, रक्त के कार्य क्या हैं, तो रक्त देखो हमारे शरीर में एक निश्चित तापमान होता है। हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस निश्चित तापमान होता है। एक व्यक्ति का जो अगर बीमार उमार नहीं है तो सामान्य ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक औसत ताप है, परीक्षाओं में पूछ लेता है, इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े नंबर लाने वाली हैं। तो सामान्य ताप एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिसको बुखार उखार नहीं होगा, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, और 37। अब क्या ये क्यों मेंटेन रहता है? ये मेंटेन होने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा कि इतना मेंटेन रहता है। तो ये रक्त मेंटेन करता है, क्योंकि रक्त हमेशा गतिशील रहता है, रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित रहता है। आपने देखा होगा जब ठंडियों में किसी को ठंडी ज़्यादा लग जाती है तो कहते हैं दौड़ भाग चल उछल कूद कर, बैठोगी ठंडी लगेगी, चलते रहो तो गर्मी एनर्जी पैदा होगी। तो शरीर के अंदर रक्त हमेशा जो है रेगुलर प्रवाहित होता रहता है, इसलिए हमारा शरीर एक निश्चित ताप पर जो है बना रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा बना। तो इंसान जो होता है, जो स्तनधारी होते हैं, वो समतापी जीव कहलाते हैं। कैसे जीव कहलाते हैं? समतापी। अर्थात उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से निर्धारित नहीं होता है। भाई हमको सर्दी क्यों लगती है? हमारे शरीर का तो तापमान वही है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन हमको ठंडी क्यों लगती है? ठंडी तो इसलिए लगती है कि बाहर का तापमान कम हो गया है। तो हमारे यहाँ की जब बाहर का तापमान 20 डिग्री हो गया और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो हमेशा एक सिद्धांत है फिजिक्स में कि जो है, जो हवाओं का प्रवाह या किसी चीज़ का प्रवाह, लिक्विड का प्रवाह या किसी चीज़ का प्रवाह जो है वो उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ होती है। तो हमारे शरीर में तापमान ज़्यादा है और वातावरण का तापमान कम होगा, तो हमारे शरीर से जो है एनर्जी, ताप जो है बाहर वातावरण को जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं। क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, ना कि ठंडी से बचने के लिए, तापमान को रोकने के लिए, अपने तापमान को, कि हमारा जो तापमान है वो मेंटेन रहे, जिससे हमको सर्दी ना लगे। तो इसलिए हम लोग जो है समतापी जीव हैं। जो और कुछ जीव होते हैं जैसे मेढक सेडक हैं, इनके तापमान वातावरण से निर्धारित होते हैं, इसलिए उन पर सर्दी गर्मी का कोई फर्क, भगवान भी हम लोगों को ऐसे ही बनाते, तो ज़रूरत ही नहीं थी स्वेटर फेटर पहनने की। ठीक है, तो इस तरीके से पहला काम तो ये हो गया, ताप का नियंत्रण करता है। ब्लड हमारा क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? परिवहन। परिवहन का कार्य है। तो परिवहन का कार्य है तो अपने साथ जो है पोषक पदार्थों को लेकर जाता है। पोषक पदार्थों में जैसे जो कुछ भी पचा है, जिसका पच करके क्या हुआ? अवशोषण हुआ है, हमारे शरीर में क्या हुआ है? एसिमिलेशन हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, उनको क्या करता है? ये टिश्यूज तक पहुंचाता है, उनको सेल्स तक क्या करता है? पहुंचाता है। जैसे पोषक पदार्थ में जैसे आपका जो फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका एमिनो एसिड्स हो गया। प्रोटीन का जो सबसे छोटी इकाई क्या है? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए ना, हमारे सेल्स को प्रोटीन चाहिए, तो उन सबको क्या करता है? ब्लड ले जाता है, सभी सेल को बांटता चलता है, कहता है ले जा, तो इतना 10 ग्राम तो ले लो, 5 ग्राम, तो सबको बांटता हुआ चला जाता है, पूरे शरीर में बांटता हुआ चला जाता है। ठीक, तो और उसके बाद में वो लोग खा करके फिर जो है वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं। कोई अमोनिया छोड़ता है, कोई जो है आपका यूरिया छोड़ता है, ठीक है, कोई CO2 छोड़ता है, सब इस तरीके से छोड़ते हैं। वेस्ट मटेरियल भी छोड़ते हैं, तो वर्ज्य पदार्थ छोड़ते हैं। वर्ज्य पदार्थ का भी परिवहन करता है, पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। वर्ज्य पदार्थ का अमोनिया ला करके लीवर को दे देता है, ले पकड़ लीवर, तू क्या कर, इसको छान, इसमें से यूरिया बनाने, तो ये अभी पूरे शरीर में जो है विषाक्त कर देगा शरीर को। तो वो लीवर का काम ये है कि अमोनिया से यूरिया अलग करना, ठीक, और जो है किडनी को दे देगा। तो इस तरीके से ये सारे काम जो है हमारे रक्त में परिसंचरण होता रहता है। ठीक, अमोनिया किडनी करता है, गलत बोल गए, हाँ किडनी हमारा जो है अमोनिया जो है रक्त से अमोनिया को निकालता है, फिर अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट करके और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करता है, और किसका परिवहन करता है? पोषक पदार्थों का, और
जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सारी गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। तो परिवहन का भी इसका कार्य है। पोषक पदार्थ, गैस और उत्सर्जित तत्व जो कि उत्सर्जित जो हमने बताया जो निकलते हैं, वर्ज्य पदार्थ जो भी हैं, अमोनिया वगैरह, इन सब का क्या करता है, ये परिवहन करता है। ठीक, तो ये तो इसके कार्य हो गए। अब ब्लड में जो है एक्चुअली ब्लड जो हमको दिखाई देता है, हम इसको रक्त को कहते हैं, लेकिन रक्त हमारे जो है ये इसका संगठन है, ये दो मुख्य चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो आपका जो तरल पदार्थ है वो, और दूसरा इसमें कुछ कणिकाएँ भी पाई जाती हैं, कुछ इसमें कणिकाएँ, कॉर्पल्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें प्लाज्मा नाम का एक जो है द्रव पाया जाता है। प्लाज्मा नाम का क्या पाया जाता है, द्रव, और यही सबसे अधिक मात्रा में होता है। प्लाज्मा ही, रक्त में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक, और ये प्लाज्मा लगभग 60% तक होता है, 55 से 60% तक। तो हमारे रक्त का सबसे अधिक हिस्सा किसका है, प्लाज्मा का है। और किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। और इस प्लाज्मा में भी 90% क्या है, जल है, तभी तो लिक्विड होगा। 90% क्या है, जल है, और 10% में पोषक तत्व हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, प्रोटीन, ये सब क्या है 10% में। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, दो मुख्य प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एक तो आपका प्रोथ्रोम्बिन है और फ्राइबिनोजेन। तो फ्राइबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। ठीक, इनका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना है। तो वो हम थक्का ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कभी कभी क्या होता है कि जब ये वाला प्रोटीन फ्राइबिनोजेन जो है जब रक्त से अलग हो जाता है, तो रक्त जो है वो पीला हो जाता है। रक्त कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, और उसे सीरम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सीरम। और जब हम कोई भी लेबोरेटरी में जब हमारे रक्त का परीक्षण करने के लिए लिया जाता है, जो है उसके लिए क्या नाम है, कोई बीमारी पकड़ने के लिए, तो उसमें इसी सीरम का यूज किया जाता है। उसमें किसका यूज किया जाता है, सीरम का। अर्थात उसमें से जो है आपका फाइब्रोनोजेन जो है अलग कर दिया जाता है, फाइब्रोनोजेन अलग कर दिया जाता है, और अलग करके सीरम में से क्या निकाला जाता है, बीमारी की पता की जाती है कि शरीर, इस ब्लड मतलब शरीर में कौन सी बीमारी है। तो बीमारी का पता लगाने के लिए लेबोरेटरी में यही काम किया जाता है। तो प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में लगभग कितना है, 55 से 60% है। और दूसरा जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, जिसको कार्पल्स बोलते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्पल्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस बिंबाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। ठीक, तो 3 जो है क्या है, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। जो हमारे शरीर में रक्त कैंसर होता है वो ल्यूकोसाइट बीमारी कहलाती है। क्या, डब्ल्यूबीसी के कारण ही होता है, उसको बोलते हैं जो है ल्यूकेरिया बीमारी। जब बीमारी पढ़ेंगे इसी में तब देखेंगे वहाँ। और प्लेटलेट्स को कहते हैं क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो ये इसके वैज्ञानिक नाम है। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 क्या है, हमारे शरीर में कण हैं जो रक्त में घुले होते हैं। हमारे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं। प्लाज्मा की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो रक्त के रूप में हमें वही तो दिखाई देती है, नहीं तो ठोस दिखाई देने लगे। तो इस तरीके से जो है ये लगभग 40 से 45% होता है। जो कार्पल्स होते हैं कितने होते हैं, 40 से 45% की संख्या में होते हैं। अब जो एरिथ्रोसाइट है यानी आरबीसी है, आरबीसी हमारा कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन अंदर से चिपका होता है, अंदर से चिपटा होता है। गोल होता है, ऊपर से किनारा जो है ऊपर से उभरा होगा, अंदर से चिपटे होते हैं। ठीक, नग्न आंखों से नहीं दिखेगा, तो ये गोल होता है। आरबीसी कैसा होता है, गोल होता है। और इसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। केंद्रक अर्थात जब हम सेल पढ़ रहे थे ना, तो सेल में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस। तो ये भी एक सेल है, ब्लड भी एक सेल है, और ब्लड में भी जो है आरबीसी भी एक सेल है। तो आरबीसी के सेल में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस, केंद्रक। और मैंने बताया था कि जब जीन टेक्नोलॉजी का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जीन के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो अगर केंद्रक नहीं है तो यहाँ पर जो है जीनीय पहचान नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना। केंद्रक से ही तो करते हैं जीनीय पहचान। तो
तो जीनीय पहचान आरबीसी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं है, केंद्रक नहीं है, और आरबीसी मर जाती है तो उसको खाने वाला लाइसोसोम भी नहीं है। इसीलिए जो वर्ज्य पदार्थ हैं मरे हुए कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, सामान्य भाषा में रक्त का कब्रगाह भी कह देते हैं। ठीक, तो और अगर संख्या की बात करें तो इन जो ये जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं, जो कार्पल्स हैं, इन कार्पल्स में सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है, आरबीसी की। सबसे अधिक संख्या किसकी पाई जाती है, आरबीसी की, लगभग 50 लाख, 5 मिलियन। कितनी पाई जाती है, 5 मिलियन, लगभग 50 लाख। और पूरे कार्पल्स में इसका हिस्सा लगभग 95-96% होता है। 95-96% पूरे कार्पल्स में कितना, किसका हिस्सा होता है, आरबीसी का। और आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, तो प्रश्न अंदर से पूछ सकता है कभी कभी कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, दे देगा प्लाज्मा, दे देगा डब्ल्यूबीसी, दे देगा आरबीसी, दे देगा प्लेटलेट्स, और कहेगा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। अब उसमें आप खून ढूंढ रहे होगे, कहोगे आरबीसी दिया है, सब खून है ये नहीं इसमें। तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स में कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स में। खून में भी हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। और इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, फेरस, और फेरस को लोहा कहते हैं। और इस लोहा के कारण ही हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है, क्योंकि आरबीसी इन जो है कार्पल्स में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें और इसका समय कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का समय कितना होता है, 120 दिन। तो सामान्यतः हम लोग रक्त का समय मान लेते हैं कि रक्त का समय कितना होता है, 120 दिन का। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं, अपने अपने निश्चित समय पर खत्म होते रहते हैं, और एक साइकिल बना है, उसी में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो है मर गए तो खत्म ही हो गया। भाई निर्माण होता है, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, निर्मित होते रहते हैं, चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, इस प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, तो निर्माण कहाँ होता है, इस बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। और भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। सेम कंडीशन है वही। ठीक, और इसका कार्य वही परिवहन करना। कार्य क्या है आरबीसी का, परिवहन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक, और इसकी कमी के कारण जो हीमोग्लोबिन है, जब इसकी कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, रक्त अल्पता हिंदी में बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक, रक्त अल्पता। अब लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन मतलब शरीर में खून की कमी हो गई। अरे खून उतना कम नहीं हो गया है, जो 5.5 लीटर है उतना ही है। खून में क्या कम हो गया है, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन कम होने के कारण जो है एनीमिया बीमारी हो जाती है, जिसके कारण चलते चलते गिर जाते हैं, बेहोशी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। ठीक, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है मेडिसिन देता है कि आरबीसी बढ़ जाए उससे। ठीक, तो आरबीसी बढ़ाने के लिए मेडिसिन जो है उसी में लोहे वगैरह के जो है पदार्थ होते हैं, लौह पदार्थ वाले चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि लोहा लिया और चबाने लगे सीधे। गुरु ने बताया था इसमें लोहा पाया जाता है, बस ले के लोहा का चूरन और फाँक लिए, पता चला दूसरे दिन जो है लीवर किडनी सब खराब। ठीक, तो लोहा ऐसा नहीं फाँकना है। शरीर में लोहा जो शरीर में होता है वो डाइल्यूट होता है। ठीक है, वो डाइल्यूट अवस्था में होता है। ऐसा नहीं कि सीधे जो है आपने लोहा चबाया और चला गया, पहुँच गया। लोहे को तो हमारा शरीर पचा भी नहीं पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये घुले हुए अवस्था में, तो ये एनीमिया तो जो है ये रक्त की कमी से नहीं, जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। रक्त तो उतने ही लीटर है जितना लीटर है तुम्हारे शरीर में। इसीलिए रक्त कहते हैं रक्त को डोनेट करना चाहिए, ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लड डोनेट कर दोगे फिर मात्रा उतनी बढ़ जाती है शरीर में, क्योंकि प्लाज्मा है ना, ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा है, वो बनता रहता है, बढ़ जाएगा फिर शरीर में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ब्लड डोनेट। बल्कि ब्लड डोनेट करने से जो है हमारे शरीर में नए रक्त का जो है संचार होगा, नया रक्त बन जाएगा, तो हमारा शरीर और यवन हो जाएगा। बिल्कुल जो वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं तो रक्त डोनेट करते रहते हैं समय समय पर। तो रक्त डोनेट करने से कई फ़ायदे हैं। एक तो शरीर तुम्हारा निरोगी रहेगा और फ्री में चेकअप हो जाता है। कई कैंप लगा है, डोनेट करने गए तो फ्री में तुम्हारे सारी चीज़ चेक हो जाएंगे रक्त से संबंधित, तो जो उसकी जानकारी हो जाएगी कि हमारे शरीर के अंदर क्या कमी है। ठीक, और नया रक्त शरीर को बनाने का मौका मिलेगा। तो साल 2 साल पीछे रक्त को डोनेट करते रहना चाहिए, और जिसको ज़रूरत है उस नीडी पर्सन को तुम्हारा रक्त मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सारा अध्ययन करेंगे, ABC जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप का अध्ययन करेंगे। और दूसरा क्या हमारा ल्यूकोसाइट या इसको क्या बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएँ।
तो ये इसका आकार कैसा हो, अनियमित होता है, ये कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, अनियमित होता है, इस तरीके से इरेगुलर होता है, अनियमित आकार होता है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है। इसमें केंद्रक तो पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है WBC का रंग सफ़ेद होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो इसका रंग सफ़ेद होता है। इसकी संख्या की बात करें तो 8,000 से 10,000 के करीब इसकी संख्या होती है, ठीक, 8 से 10,000 के करीब संख्या होती है। इसका काम क्या होता है, शरीर को जो है रोगाणु से बचाता है, रक्षा करता है, रोग से हमारी शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये रोग से रक्षा, और इसका भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, इसका भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इसका समय जो होता है 4 दिन का होता है, 4-5 दिन का इसका क्या होता है, समय होता है। इतने दिन में ये खत्म हो जाता है, बनता है, मरता रहता है, बनता है, मरता रहता है, ठीक। अब इसके प्रकार की बात करें, देखो अभी रोग से रक्षा कैसे करता है, ये सारा 4-5 प्रकार का जो मैंने टाइप लिखा है, 5 प्रकार का, ये सब मिल करके क्या कहलाता है, WBC। अब ये सारे टाइप्स जो हैं इनके अपने अपने काम है, क्योंकि WBC का काम क्या है, रोगों से रक्षा करना। तो इसी में एक प्रकार है लिम्फोसाइट, एक प्रकार क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, हमारे शरीर में क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब जैसे ही कोई बाहरी जो है खतरनाक चीज़ दिखाई दी है, बाहरी बैक्टीरिया, बाहरी वायरस आया, तो लिम्फोसाइट ने तो अपना बच्चा पैदा कर दिया है, कहा भैया तुम बैठ जाओ तलवार धनुष लेकर के और पहचान करते रहो। तुम्हें नहीं, सिर्फ तलवार धनुष भी नहीं लेना, तुम्हें क्या करना है, गेट पर बैठ करके देखना है कि कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, कोई जो है क्या नाम है, कीटाणु तो नहीं आ रहा है। इसको देखते ही तुरंत सूचना देना हमको, किसको, लिम्फोसाइट, अपने पापा को तुरंत सूचना देना। कौन, एंटीबॉडी से कहता है। एंटीबॉडी बैठ करके सब जगह देखता रहता है कि जैसे ही कोई वायरस अटैक किया, कहता पापा उठो 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 उठो, आ गया, पहलवान आ गया। तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार के थे, T सेल और B सेल। T सेल होते हैं इस तरीके से, उठाता है T को और वहीं जकड़ देता है, किसको, वायरस को या बैक्टीरिया को, वहीं पे उठा करके हथौड़ा, T टाइप का ना, हथौड़ा टाइप का, इसी से पीट पाट देता है, उसको मार देता है। अब मार दिया, मरा हुआ सेल शरीर में रहेगा तो गंदगी फैलाएगा, तो मोनोसाइट है। दूसरा प्रकार क्या है, मोनोसाइट। अब ये आता है, यही एंटीबॉडी आता है, चाचा उठो 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 चाचा, मोनोसाइट सो रहा होता, कहता वो मार दिया पापा ने, चलो उठो उठो, चलो उसको खाओ। तो खा करके मोनोसाइट क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है, किसको, जो बाहरी आक्रमणकारी आया था बैक्टीरिया, वायरस, उसको खा करके हजम कर देता है। तो कौन करता है, मोनोसाइट करता है। मारता कौन है, लिम्फोसाइट। पहचान कौन करता है, एंटीबॉडी, ठीक। बाकी ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो ये 5 प्रकार के क्या हैं, WBC हैं, इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो इस तरीके से हमारे शरीर की WBC क्या करता है, रक्षा करता है। तो तुम्हारे प्रश्न के काम की चीज़ें कौन कौन सी प्रश्न है कि ब्लड का कौन सा हिस्सा हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ता है, कौन सा है, WBC। WBC में भी कौन सा है, लिम्फोसाइट। कौन सा है, लिम्फोसाइट। गहराई में पूछेगा तो इतना पूछ लेगा कि लिम्फोसाइट दे देगा, WBC नहीं देगा, सीधे लिम्फोसाइट दे देगा। तो लिम्फोसाइट आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये तुम्हारे काम की चीज़ हो गई। बाकी जो है इसका कार्यकाल 4-5 दिन का होता है, और इसमें जो है 80 से 10,000 एक नॉर्मल रेंज है। इससे कम हो जाएगी तो दिक्कत है, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है, ठीक। ज़्यादा हो गया, पता चलेगा सब अपने में से ही सबको पीट पाट के अलग कर रहा है WBC, कहेगा आओ तुम ज़्यादा, मैं संख्या में ज़्यादा हूँ, तुम्हें मार रहा हूँ, तो पता है जो काम के बैक्टीरिया हैं, काम के वायरस, वो भी मारे जाएंगे उसी में। तो ज़्यादा भी होना सही नहीं, कम भी होना सही भी नहीं, बराबर का होना चाहिए। दूसरा क्या है हमारा, जो है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट का आकार उत्तल लेंस की भांति होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरीके से होता है। ये भी काम करता है, रक्त का थक्का जमाता है। प्लेटलेट्स हमारे क्या काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं, अर्थात कहीं कट गया या कुछ जो है दिक्कत हो गई तो उसका रक्त का थक्का। अब ये संख्या में कितने होते हैं, 2 लाख के करीब होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख के करीब में होती है। केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है आपका थ्रोम्बोसाइट में भी नहीं पाया जाता है। और जब डेंगू की बीमारी हो जाती है तो फिर हमारे शरीर में यही घटता है, क्या, प्लेटलेट्स। कहते हैं ना प्लेटलेट्स घट रहा है डेंगू की बीमारी में, तो 2 लाख से कभी कभी 30-30 हज़ार के करीब में आ जाती हैं, ठीक। आदमी जो है अगर 20-30 हज़ार तक आ गया तो आदमी मरने के कगार पे पहुंच जाता है। तो प्लेटलेट्स को भी बढ़ाना जरूरी रहता है। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर इंजेक्ट करता है, दवाइयाँ देता है, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। लेकिन जो है वो सब तरीके सही नहीं है, देसी तरीके सही हैं। बकरी का दूध पिलाओ, ठीक, पपीता का जो है फल खाओ, पपीता खाओ, और फल ज़्यादा खाना चाहिए, फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तुरंत जैसे ही डेंगू हो, प्लेटलेट्स गिर रहे हों, तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, ये एलोवेरा का जूस पीना है, और जो आपका गिलोय है, गिलोय को पीना है। इन दोनों चीज़, ये इसके जो है जूस मिल जाते हैं
पतंजलि वगैरह के। तो गिलोय और एलोवेरा के जूस पीना है, जिससे कि अगर मान लो 50,000 के करीब में आपके अंदर प्लेटलेट्स आ गए हैं, कम हो गए, तो उससे कम नहीं होगा, ये गिरने नहीं देगा। जितना भाई पहले जानकारी हुई कि डेंगू हो गया है तो शुरू से ही पिलाने लगो, मान लो 2 लाख से 1 लाख पे आ गया तो प्लेटलेट्स आपके 1 लाख पर ही बने रहेंगे, नीचे नहीं गिरने देगा। तो गिलोय और जो है आपका एलोवेरा, ये दोनों प्लेटलेट्स को गिरने से रोकते हैं। और बकरी का दूध पिलाते रहो, प्लेटलेट्स बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ, मुंह बना रही, बकरी का दूध वैसा होता है ना, तो बकरी के दूध से जो है प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, इसमें जो है आरबीसी में जो ऊँट है और लांबा है उसके ब्लड में केंद्रक पाए जाते हैं। ऊँट और लांबा, एक जानवर है ऊँट और लांबा, तो उनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी की जो है केंद्रक किस जानवर के ब्लड में पाया जाता है? तो ऊँट और लामा के जानवर के आरबीसी के मतलब ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है तुम्हारा क्या हो गया, पूरा रक्त के बारे में, रक्त की संरचना हो गई, रक्त की संरचना। अब थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं इसमें। जो संगठन में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्लाज्मा और कार्पल्स। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्पल्स। कितनी मात्रा में? 55 से 60% में। WBC का काम क्या है? एंटीबॉडी बना करके शरीर की रक्षा करना। ठीक, और वो भी WBC कौन सा टाइप शरीर की रक्षा करता है? लिम्फोसाइट। ठीक, और एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को। एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को। ठीक, और फाइब्रोनेजिन कौन सा किसमें पाया जाने वाला प्रोटीन है? फाइब्रोनेजिन प्लाज्मा का एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है? रक्त का थक्का। वो एक अलग ही टॉपिक है, उसमें अलग ही पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारा ब्लड कहाँ स्टोर होता है, या ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन का। और रक्त का कब्रगाह किसको कहा गया है? स्प्लीन को। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मंजर। हमारे शरीर की हड्डियों में अंदर खोखली नली पाई जाती है, उसी खोखली नली में हमारे रक्त का निर्माण होता है। ठीक, और भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक, तो और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त कैसा है? लाल है। लाल है, क्षारीय है क्षारीय है। जब पीएच मान 7.5, लाल तो है, लाल किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की, लाल हीमोग्लोबिन की वजह से है। ठीक, तो ये जो है रक्त का पूरा क्या हो गया, कंपोजिशन और रक्त के टाइप हो गए। ठीक, कल हम लोग जो है क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, थक्का के बारे में।